बत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑपरेशन ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करने जा रहे हैं। इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर संक्रियाएं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में किन किन ऑपरेशन से ऑपरेट किए जा सकते हैं, जैसा कि रियल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशन किए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिहाजा इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने के दो तरीके हैं। या तो हम इसे जो है कार्टेशियन फॉर्म में कर सकते हैं या इसे हम पोलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। और इसका जो है एक ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी जैसे बिहेव करते हैं। और इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग दोनों तरीकों का अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की बात करने जा रहे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल्स टू x1 प्लस iy1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इक्वल्स टू x2 प्लस iy2 होगा। दिस इज iy2, z2 इक्वल्स टू x2 प्लस iy2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 विद z2, यानी हम z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन z2 से करने जा रहे हैं। तो दिस इज x1 प्लस iy1 प्लस x2 प्लस iy2। बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे। अब देखिए, ये रियल पार्ट x1 इसका और z2 का रियल पार्ट x2, दोनों को आप अलग ऐड करेंगे क्योंकि रियल पार्ट ऐड हो जाएगा। और प्लस ये जो iy1 है, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है, वो ये ऐड हो जाएगा। दिस इज x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि z1 प्लस z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा ही है। अगर हम इसको देखें, z1 प्लस z2, ये z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2। ठीक है? अगर हम इसको देखें तो ये x प्लस i y जैसा ही है। अगर हम इसको देखें तो ये x प्लस आई वाई जैसा ही है। x प्लस आई वाई में अगर देखें तो x जो है हमारा क्या है, रियल पार्ट है। किसका रियल पार्ट है? z1 और z2 के सम का। और y क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। इसीलिए लिखा गया है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 और वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो इसका z1 और z2 का जो सम है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के सम के बराबर होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के सम के बराबर होगा। ठीक है? तो ये हम लोग इससे समझते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए, जैसे z1 प्लस z2, हाँ ऐसा करना हो। अब मान लो हमको z1 दे दिया जाए, z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आई, मान लीजिए z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आई और z2 इक्वल्स टू दे दिया 3 माइनस 2 या 3 प्लस 2i कर लीजिए, 3 प्लस 2i कर लीजिए इसको आप, और दोनों को ऐड कर दें हम तो क्या होगा, 1 प्लस आई प्लस 3 प्लस 2i। तो देखिए रियल पार्ट 1 एंड 3 4 हो जाएगा, प्लस i एंड 2i कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो हुआ, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर राउंड z। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है? अब इसको अगर हम लोग ये देखें कि किस तरीके से इसको हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो z1 है, अगर आप इसे देखें तो ये OP वेक्टर जो है ये z1 है, z1 इज इक्वल्स टू OP वेक्टर।
और Z2 इज इक्वल टू OQ वेक्टर, क्योंकि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को जानते हैं कि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों को अगर हम देखें कि Z1 प्लस Z2 कैसे करना, तो OP वेक्टर और OQ वेक्टर, जहाँ पर O इसका इनिशियल पॉइंट है, इसको अगर हमें ऐड करना हो तो क्या तरीका हम लोगों ने सीखा है कि इससे जो है हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम लोग जो है क्या काम करते हैं कि जो है इसके टर्मिनल से ऐसे इस तरह से हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये किसी पॉइंट R पे मिल जाता है। तो जो OR वेक्टर होता है यही हमारा Z1 प्लस Z2 होता है। ये वैसे ही है जैसे दो वेक्टर्स का एडिशन। याद करिए, दो वेक्टर के एडिशन में आप लोग क्या काम करते थे कि जो वेक्टर A है ना, जो वेक्टर A है, अगर ये वेक्टर A लीजिए और अगर एक वेक्टर B है, दोनों का इनिशियल एक ही पॉइंट पर मिल रहा हो, तो उसको सम अप करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम बनाते थे। और उस पैरेललोग्राम में हम लोग जहाँ पर ये कट करता है, मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, ये मान लीजिए R है, तो O से R को मिला देते हैं और यही जो है हमारा वेक्टर A प्लस B दिखाई देता है यहीं पे। सेम यही आपका जो टेक्निक है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर में सम अप करने में यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर OR इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, यानी इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये पालन करता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें जोड़ना है तो पैरेललोग्राम के वेक्टर एडिशन के नियम से जोड़ सकते हैं। यही इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। अच्छा, अब यह बात जानना है कि अगर ये वेक्टर एडिशन का फॉलो करता है तो इसमें वेक्टर के नियम भी काम करेंगे। और वो कौन कौन से नियम होते हैं कि पहला नियम ये है कि दो वेक्टर्स को अगर ऐड करते हैं, Z1 और Z2, मान लो आप इसे वेक्टर जैसा ही, तो चाहे आप इसका क्रम कुछ भी रखिए, एडिशन वही रहेगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, यानी क्रम विनिमेय नियम का ये पालन करता है। जैसे दो वेक्टरों के एडिशन में हम लोग A प्लस बी वेक्टर करें चाहे B प्लस A, रिजल्ट तो सेम आएगा ना। यानी Z1 और Z2 का सम करें चाहे Z2 में Z1 का सम करें, यू विल गेट दी सेम रिजल्ट। तो ये है क्रम विनिमेय नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? क्रम विनिमेय नियम। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मैं बता दूं, जैसे रियल नंबर में हर रियल नंबर में जीरो जोड़ दीजिए तो रियल नंबर में कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं होता, इसीलिए जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी या योगात्मक तत्समक कहते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप चाहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, तो जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है। यह बात हम आपको बता दें, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है योगात्मक तत्समक, है ना, योगात्मक तत्समक, इसे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z ले लें, ठीक है, तो जीरो कर्ल का मतलब होता है, जीरो एज कर्ल का मतलब होता है जीरो प्लस आई जीरो। ये सामान्य जीरो नहीं है, जीरो कामा जीरो इसको समझ सकते हैं, जीरो कर्ल को, है ना, जिसका रियल पार्ट भी जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो, वो जीरो ये है। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में आता है, ठीक है। जैसे रियल लाइन का जीरो क्या होगा, रियल लाइन का जीरो रियल लाइन पर गिरता है एक जगह, है ना, ये रियल लाइन है हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन ये है सामान्य जीरो, सिंपल जो रियल नंबर है, ये जीरो क्या है, रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जीरो कर्ल की, तो रियल पार्ट ऑफ जो Z है, यानी ये आपका रियल एक्सिस है और ये जो इमेजिनरी एक्सिस है। बच्चों ये जो ओरिजिन होता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो कामा जीरो होता है ना, ये जो जीरो है यही जीरो कर्ल है। अब क्या है, ये जीरो में और इस जीरो में फर्क नहीं है, फर्क है ना, ये जो है प्लेन में है, ये कहाँ है, जीरो कर्ल बिलोंग्स टू R क्रॉस R,
समझ में आई बात? जबकि 0 कहाँ बिलोंग करता है? केवल R में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। R क्रॉस R का मतलब हो गया ये प्लेन का पॉइंट है और ये लाइन का पॉइंट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो z प्लस 0 इज इक्वल्स टू z, इसे कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ दिया जाए तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रिटर्न हो तो वह जो है कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। तो 0 कर्ल इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है ना। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी के विषय में यह है कि यह यूनिक होता है, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी यही होता है। ठीक है, तो दो बातें बच्चों बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होते हैं एडिशन में, और कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी होती है जिसे हम लोग 0 कर्ल कहते हैं, जहाँ 0 कर्ल 0 प्लस i0 है। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में एक होता है एडिटिव इनवर्स, जिसे हम लोग कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। जैसे वास्तविक संख्याओं में एक संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जिसे जोड़ दें तो शून्य आ जाए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी को जो रिटर्न कर दे, यानी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का तात्पर्य होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम z ले रहे हैं तो इसमें ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे जोड़ दें तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 कर्ल दे दे, तो आप खुद समझ सकते हैं। इसी का माइनस अगर हम जोड़ दें यानी माइनस z को जोड़ दें तो यह जो है 0 कर्ल दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि इवेंचुअली ये इससे घट ही जाएगा। जोड़ना जो है माइनस भी एक एडिशन ही है ना। अगर आप कोई कहता है a माइनस बी, तो मैं इसको कह सकता हूं a में माइनस बी को जोड़ दिया। तो इस कॉन्सेप्ट से माइनस जेड को जेड में, यानी हम जेड को माइनस जेड में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो माइनस जेड हमारा क्या कहलाता है? माइनस जेड इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स। हिंदी में लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स माने योगात्मक प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स फिर लिखने का कोई मतलब नहीं, कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स या योगात्मक प्रतिलोम इसे कह सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें खास बात ये होती है बच्चों कि ये यूनिक नहीं होता। कोई अलग कॉम्प्लेक्स नंबर ले लोगे तो उसका एडिटिव इनवर्स अलग हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमने लिखा है 1 प्लस 3i, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3i, यानी -1 माइनस 3i होगा। अब देखो इसको जोड़ोगे तो 0 प्लस i 0 दे देगा ना। लेकिन अगर हम दे दें 2 माइनस 5i, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2 प्लस 5i। अब दोनों के एडिटिव इनवर्स अलग अलग है ना, यानी एडिटिव इनवर्स इज नेवर यूनिक। यानी बच्चे ये याद रख सकते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये बातें बता दी आपको। इसके साथ साथ बच्चों आपको यह बात भी जानना है कि एडिटिव एडिशन के अंदर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम ले लें तो उनको अगर जोड़ना चाहें तो उसकी सहचर्यता का भी नियम इसमें फॉलो करता है। यानी हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएटिविटी, यानी एसोसिएटिव लॉ, जिसे कहते हैं सहचर्य नियम। क्या कहते हैं बच्चों? सहचर्य नियम, है ना। सहचर्य नियम का मतलब क्या हुआ? सहचर्य नियम का मतलब हुआ कि अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो Z1, Z2, Z3, ये जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C में बिलोंग करते हैं, और अगर हमें इन्हें जोड़ना हो तो जोड़ने का तरीका ये होता है कि पहले तो हम 2 को ही जोड़ेंगे। तो मान लो Z1 को हम जोड़ते हैं Z2 और Z3 के सम में। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ Z1 को हम किस में जोड़ रहे हैं? Z2 प्लस Z3 के सम, या Z2 और Z3 के सम में। तो चाहे इस तरह से ऐड करें और चाहे Z1 और Z2 को पहले जोड़कर उसके सम में Z3 को जोड़ दें तो रिजल्ट विल बी सेम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट को आखिरी 2 के सम में ऐड कर लें या फर्स्ट 2 के सम में लास्ट को ऐड कर लें, रिजल्ट विल बी अनअफेक्टेड। इसको हम लोग वेक्टोरियली देख सकते हैं
जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ये Z1 है, दूसरा ये Z2 है, तीसरा ये Z3 है। मान लो इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और अगर हमसे कोई कहे कि आप इसमें Z1 और Z2 को जोड़िए, तो Z1 पहले वाले केस को हम अगर देखें तो ये इस तरह से दिखाई देगा। पहला वाला केस हमको कैसे दिखाई देगा कि जैसे मान लो हमें Z1 को Z2 और Z3 के सम में जोड़ना, तो पहले Z2 को Z3 में जोड़ देते हैं, तो ये रहा Z2 और Z3 का सम। हाँ, इसी को तो आप कहोगे Z2 प्लस Z3, है ना। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी में आप पहले के इनिशियल से आखिरी के टर्मिनल में मिला दीजिए। अब Z1 को अगर जोड़ना हो Z2 प्लस Z3 में, तो ये वाला जो है जो साइड होगा, यानी Z1 का इनिशियल और Z2 प्लस Z3 का टर्मिनल, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा Z1 प्लस विद इन ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। ठीक, लेकिन अगर आप इसी क्रम को ऐसे बना लीजिए, ठीक है, कैसे, जैसे हमने यहां लिया Z1 और ये रहा हमारा Z2 और ये रहा हमारा Z3, और अब हम चाहते हैं कि पहले Z1 और Z2 को जोड़ दें। तो पहले अगर हम Z1 और Z2 को जोड़ दें बच्चों, तो Z1 और Z2 को जैसे जोड़ोगे तो ये वाली साइड आ जाएगी, क्योंकि Z1 का इनिशियल और Z2 का टर्मिनल जहां मिलेगा उसको मिलाएंगे, तो बन जाएगा Z1 प्लस Z2। अब Z1 प्लस Z2 को पहले जोड़ के अब Z3 में जोड़ना है, तो बताओ Z1 प्लस Z2 का इनिशियल यहाँ है ना, और Z3 का टर्मिनल यहाँ है, तो जब इनको जोड़ दोगे ये वाली साइड, तो ये बन जाएगा तुम्हारा Z1 प्लस Z2 विद इन ब्रैकेट प्लस Z3। तो देखोगे तो आपको मैं यहाँ नाम से लिख करके दिखा दूं, OABC, है ना, OABC। तो आप मुझे बताओ OC वेक्टर ही यहाँ पर यह भी है और OC वेक्टर ही यहाँ पर यह भी है, और दोनों देखो OC वेक्टर वही है ना। OC वेक्टर एक बार लिखा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और यही यहाँ लिखा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? थोड़ा हमने समय देकर आपको एसोसिएटिविटी को ऐसे समझा दिया। बाकी इसको अगर विस्तार में लिखना है तो आप लिखिए, कोई इसके लिए समय सीमा तो नहीं है कि भाई आपको अगर एक्सप्लेन करना है, लिखना है कहीं, तो आप आराम से लिख लीजिए सभी वेक्टर क्या क्या हैं, फिर एक्सप्लेन करके लिखिए। बट इतना आपको समय नहीं देना है, इन सब चीज़ों को जानना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपकी इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, आपको प्रूविंग नहीं करना है। क्लियर? तो इस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर हम लोगों ने इतनी चीज़ें सीखी, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर इतनी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। इसके बाद अगला आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है ना, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को और Z2 को हमें ऐसा करना हो कि Z1 में से Z2 को घटाना हो, देखिए लिखा है ना Z1 माइनस Z2, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस माइनस Z2 जैसा हो जाएगा। देखो यहाँ Z1 में हमने क्या काम किया, माइनस Z2 को जोड़ दिया है। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये Z1 और Z2 का जो सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन जैसा होता है। मतलब कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये Z1 है और ये है Z1 है ये, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका Z2 है, ठीक है, तो Z1 में Z2 जोड़ना होता तो हम यहाँ पैरेललोग्राम बना के जोड़ देते, लेकिन माइनस Z2 करना, तो माइनस Z2 का मतलब होगा इसकी डायरेक्शन पलट दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको मैं बता दूं, जैसे आपने वेक्टर्स में सीखा है, आप बताइए अगर एक वेक्टर आपका है, ठीक है, एक वेक्टर है आपका A, ठीक, ये वेक्टर है A, तो माइनस A क्या होगा, तो आप बताइए माइनस A क्या होगा बेटा, माइनस A तो ठीक इसके विपरीत ही, ऐसे आप इसको ले लीजिए पीछे, इतनी ही लंबाई का एक वेक्टर और डायरेक्शन पलट दीजिए, तो यही तो होगा आपका माइनस A। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि अगर हम इसको Z2 कहते हैं तो माइनस Z2 क्या होगा, ठीक इसके पीछे डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए, उतने ही मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। क्यों? तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि अगर वेक्टर Z1 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 में Z2 को ऐड करना हो तो Z2 का डायरेक्शन पलट दीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस Z2। अब इसका कोई रोल नहीं रहा, अब ये यहाँ खत्म हो गया। यानी अब आप एडिशन लॉ से चलिए,
तो इस हिसाब से आपका ये वेक्टर है Z1 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और दूसरा -Z2 रहा, ये रहा आपका -Z2। इधर वाला डॉट डॉट समझ सकते हैं कि पहले था, लेकिन अब उससे मतलब नहीं। अब Z1 में -Z2 को क्या लिखा गया है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मान लीजिए इसका नाम O, इसका नाम P यहाँ कर लिया, इसको Q लिखे थे यहाँ पहले, तो ये हो गया Q डैश। आप बताइए वेक्टर एडिशन के रूल से पैरेललोग्राम बनाएंगे कि नहीं? तो पैरेललोग्राम जब आप बनाइएगा तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, इससे इसके पैरेलल आप लाइन खींच दीजिए और इस एंड से इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए और ऐसे मिला दीजिए। तो ये Z1 में -Z2 को जोड़ दिया, Z1 प्लस -Z2, जिसे आप Z1 -Z2 भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? तो यही OR डैश ही हमारा Z1 -Z2 है। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर देखिए तो Z1 -Z2 का रियल पॉइंट कोऑर्डिनेट होता है x1 - x2 और इमेजिनरी होता है y1 - y2। तो ब्रैकेट में यहाँ x1 - x2 कामा y1 - y2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। फर्क क्या देखा बच्चों हमने कि इसका जो है डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और Z1 में -Z2 को ऐड कर देते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके साथ अब हम लोग अगले उस पर बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे, प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर गुणा करना है, जैसे Z1 में Z2 को हमें प्रोडक्ट करना हो, तो प्रोडक्ट करने के लिए आप देखिए जैसे ये Z1 है और इंटू Z2, तो x1 प्लस IY1 है ना, इंटू x2 प्लस IY2, ऐसा है। तो प्रोडक्ट करने के लिए आप सिंपली आप x1 x2 करिए, जैसा आपका तरीका है, x1 x2, x1 से उठाइए प्रोडक्ट करिए x2, फिर प्लस I टाइम्स ऑफ x1 y2 है ना, फिर IY1 का x2 से गुणा करेंगे तो प्लस I टाइम्स ऑफ x2 y1, फिर IY1 का IY2 से करोगे तो I स्क्वायर यानी -1 यानी -y1 y2, इतना हो गया। अब देखिए रियल जो वैल्यूज़ हैं x1 x2 और y1 y2 है, इनको आप एक साथ कर लीजिए, तो x1 x2 माइनस y1 y2 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस I कॉमन ले लीजिए, यहाँ x1 y2 और ये आपका हो गया x2 y1। तो बिल्कुल Z1 इंटू Z2, ये देखो कार्टेजियन फॉर्म में बच्चों यही हुआ। अगर देखिए यहाँ पर तो ये वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने आपको यहाँ प्रोडक्ट करके दिखाया। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि आप x1 x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 है, और y1 y2 क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 है, और ये जो है x2 y1 इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि x1 y2 है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1। तो ये एक तरीके से प्रोडक्ट का एक तरीका है लिखने का। है ये किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में, कि अगर आप इसे देखें तो ये Z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z और रियल पार्ट ऑफ Z के साथ आप ये समझिए कि I टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z जैसा लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो रियल पार्ट ऑफ Z क्या दिख रहा है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी रियल पार्ट ऑफ Z है ना। रियल पार्ट ऑफ Z मतलब Z यहाँ Z1 Z2 समझा जाए, है ना। और ये क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z जैसा है, जहाँ Z क्या है, Z1 इंटू Z2 है, ये Z1 इंटू Z2 है। तो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, बस उसको प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये चीज़ हमने आपको दिखाई। अब इसमें भी इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है ना, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसका तरीका क्या है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का। तो आप लोगों ने देखिए यूलर्स फॉर्म में पढ़ा हुआ है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे ये Z1 है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ इसको। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया Z1, ठीक है, ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। अब देखिए इसका जो एंगल है वो कितना है, θ1 है, ठीक।
इसका पोलर कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट P का हो जाएगा। पहला तो इसका मॉड होता है, मॉड Z1। मॉड Z1 का मतलब होता है इसकी लंबाई, ठीक है बच्चों, ये लेंथ इसकी, यही मॉड है इसका। और अगला है इसका एंगल θ1। और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम ले रहे हैं Z2। Z2 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा हमारा, ये रहा Z2। ये जो इसका एंगल है वो है θ2, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी जो लंबाई है मॉड Z2 वो हम ऐसे दिखा देते हैं, तो नीचे तक नहीं लेंगे नहीं तो कट जाएगा। ये R है और इसके पोलर कोऑर्डिनेट हो गए मॉड Z2 कामा θ2। ये बताता है कि इसका पोलर कोऑर्डिनेट के कितना लंबा है और कितने एंगल पर है। ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है बच्चों। यही चीज़ यहाँ फिगर हम बना दे रहे हैं। तो अब अगर इसका प्रोडक्ट करना है Z1 और Z2 का तो कैसे करेंगे? तो बताइए यूलर साहब के हिसाब से Z1 को आप कैसे लिख सकते हो? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z कैसे लिखा जाता है यूलर्स के हिसाब से? मॉड Z, आपने इसको देखा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e की पावर आई थीटा लिख सकते हैं ना। यही तो तरीका है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। तो बताइए जो Z1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? Z1 को लिख सकते हैं मॉड Z1 e टू द पावर आई थीटा 1। देखिए वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है ना, यहाँ θ1 एज ए सफिक्स रहेगा। और ये OP वेक्टर के बराबर है। देखिए OP वेक्टर तो ही है ही ये Z1, है ना। इसी प्रकार से जो OQ वेक्टर है, अगर आप समझ गए हो ये OQ वेक्टर यहाँ पे, तो ये Z2 क्या हो जाएगा? मॉड Z2 e की पावर आई थीटा 2, ठीक है बच्चों। और जैसे ही आप इसको दोनों को लिख लेते हैं यूलर फॉर्म में, हमने आपको बताया था कि जैसे आप प्रोडक्ट करना चाहें तो यूलर फॉर्म या पोलर फॉर्म में सबसे आसान होता है। तो जरा गुणा करिए तो बेटे Z1 Z2 का, Z1 इंटू Z2 करिए तो ये हो जाएगा, पहले को दूसरे से गुणा करिए तो मॉड Z1 मॉड Z2 एक साथ गुणा हो गए, और e की पावर आई थीटा 1 इंटू ई की पावर आई थीटा 2। जब बेस सेम हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 ई की पावर आई, कॉमन हो जाएगा, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2। यही हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। इससे एक बेनिफिट भी मिलता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है राउंड जेड जैसा समझें, तो ये इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड देगा इधर, और ई की पावर आई टाइम्स ऑफ इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, यानी हम बड़ा सा एक थीटा लिख दे रहे हैं। ये है इसी फॉर्म में ना, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिखा जाता है तो उसके मॉड को लिखते हैं साइड में और ई की पावर आई टाइम्स ऑफ उसका कोणांक। तो अगर हम इससे तुलना करें तो Z1 Z2 का जो मॉड है वह दोनों के मॉड के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी Z1 Z2 का जो है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 का मॉड है वो उनके अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर है। और इसका जो आर्गुमेंट है Z1 Z2 का, वह जो है θ1 प्लस θ2 के बराबर है। देख लीजिए ये θ1 प्लस θ2 ही है ना थीटा की जगह, और θ1 प्लस θ2 क्या है? आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको इसे ध्यान रखना चाहिए, अक्सर इसे यूज करेंगे। Z1 डॉट Z2 का मॉड इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। इसको हमें अगर प्रोडक्ट करना हो तो हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख भी सकते हैं। आप कहें तो हम एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से हम आपको दिखा भी सकते हैं। देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल से दिखा देते हैं कैसे ये जो है प्रोडक्ट होता है। जैसे हम यहीं पे एक उदाहरण ले लें, एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं हम, अगर आपसे कहें फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, या कह सकते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू, ले लेते हैं 1 प्लस √3i एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई।
हाँ, और अच्छा इसमें ये पहला हमने कह दिया, और दूसरा अगर हम ये कह दें आल्सो फाइंड ये भी बताइए कि Z1 और Z2 के मॉड का प्रोडक्ट क्या है, एंड ये भी बताइए कि आर्गुमेंट Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का क्या है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका हम आपको बताएं। जब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप मॉडुलस दोनों के प्रोडक्ट का मॉडुलस यानी दोनों के गुणनफल का आप मापांक निकालिए, या आपसे कह दिया जाए कि जो है दोनों के गुणनफल का आर्गुमेंट निकालिए, तो आपको तरीका यह है कि दोनों को पहले पोलर फॉर्म में बदल लीजिए, अन्यथा आर्गुमेंट भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि आपको यूजुअल जो तरीका पता है उससे करिए, अगर मान लीजिए आप करना चाहें, तो Z1 इंटू Z2 अगर आप ऐसे करते हैं तो आप क्या करेंगे, सामान्य तौर पर बच्चे 1 प्लस रूट 3i इंटू 1 माइनस आई करेंगे, फिर उसके बाद इसको गुणा करेंगे। गुणा करने में क्या होगा, 1 इंटू 1, फिर उसके बाद माइनस आई प्लस रूट 3i इंटू 1 रूट 3i, फिर उसके बाद क्या काम करेंगे, माइनस रूट 3i इंटू आई स्क्वायर प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा रूट 1 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में, और प्लस यहाँ पे कॉमन आई और विद इन ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1। अब आप ये समझिए कि ये आपके दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसका अगर कोई मॉड कहता है निकालने के लिए, तो Z1 इंटू Z2 का मॉड अगर कोई कहे तो ये इसका x प्लस आई वाई मान लेते हैं बच्चे। इसमें क्या होगा कि आपका जो है समय काफ़ी ख़राब हो जाएगा। 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। फिर पूर्णांक निकालने के लिए आप काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर आप इसको सॉल्व करने के लिए आर्गुमेंट भी निकालेंगे तो काफ़ी समय ख़राब हो जाएगा। अब हम नहीं चाहते कि आपका टाइम हम इसको किल करें, हम तो आपको ये समझा रहे हैं कि आप इसको किल कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे तो बिल्कुल समय ख़राब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको करें, है ना। जैसे अगर हमें इसको करना हो तो यहाँ से हम ये जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, इस तरीके का इस्तेमाल करने के बजाय सरल तरीके का इस्तेमाल करके इसे हल कर लिया जाए, इससे आसानी रहेगी। तो हम तो ये कहेंगे इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लो, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पोलर फॉर्म में गुणा करना ज़्यादा आसान होता है। तो क्या करना चाहिए बच्चों, पोलर फॉर्म में करना चाहिए। तो हम लोग Z1 को पोलर फॉर्म में अगर बदलें तो सबसे पहले इसका मॉड चाहिए ना, पोलर फॉर्म में अगर चाहिए तो पोलर फॉर्म में अगर आप Z1 को लिखना चाहें तो आप बताइए मॉड Z1 कितना होगा बच्चों, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 यानी 2। और आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना हो जाएगा बताइए, ये किस कोऑर्डिनेट में है, 1 पॉजिटिव रूट 3 पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। तो क्या हो जाएगा, आप निकाल चुके हैं इसको, टेन इनवर्स रूट 3 अपॉन 1 का मॉड, यानी टेन इनवर्स रूट 3 यानी पाई/3। तो बताइए पोलर फॉर्म क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1, Z1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 e की पावर आई थीटा 1 यानी आर्गुमेंट। तो मॉड Z1 क्या मतलब 2 e की पावर आई पाई/3। यही हुआ ना आपका। अच्छा चलिए ठीक है, अब Z2 का पोलर फॉर्म क्या होता है वो बता दीजिए। Z2 का पोलर फॉर्म क्या होता है, इसको ऑर्डरली बता देना चाहिए। Z2 बराबर मॉड Z2, मॉड Z2 क्या आएगा यहीं पर आप बताइए, मॉड Z2 हो जाएगा अंडर रूट 2, कैसे 1 स्क्वायर, इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो -1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा रूट 2। तो ये हो जाएगा Z2 इक्वल्स टू मॉड Z2 यानी रूट 2 e की पावर आई। आर्गुमेंट चाहिए, बताइए आर्गुमेंट कितना होगा इसका, किस कोऑर्डिनेट में है, 1 माइनस आई। अगर Z2 बराबर 1 माइनस आई है तो x तो इसका x2 है 1 जो कि पॉजिटिव है, और y2 इसका है -1 ये निगेटिव है। तो अगर x पार्ट पॉजिटिव y पार्ट निगेटिव हो, तो जिसका x पॉजिटिव y निगेटिव वो किस कोऑर्डिनेट में होता है, फोर्थ में, है ना। तो फोर्थ में है तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा बेटे माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस थीटा।
तो माइनस थीटा का मतलब माइनस टेन इनवर्स मॉड y2 अपॉन x2। तो बताओ कितना हुआ, माइनस टेन इनवर्स y2 अपॉन x2 यानी माइनस वन अपॉन वन, यानी माइनस वन अपॉन वन का मतलब टेन इनवर्स वन, मॉड लगा है ना, तो माइनस पाई बाई फोर। वैसे तो ये ओरल है, लेकिन आपको हम दिखा रहे थे, तो e की पावर आई माइनस साइन के साथ पाई बाई फोर, ये सेकेंड हो गया। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना आसान हो गया, Z1 और Z2, ये से फर्स्ट इंटू सेकेंड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 बराबर हो जाएगा, चलो गुणा करो इसको, √2 और यहाँ 2 के साथ गुणा तो कितना हो जाएगा 2√2, फिर e की पावर आई कॉमन हो जाएगा जब बेस सेम है, और पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर, है ना, बेस बेस जो है सेम है तो जुड़ जाता है। तो बताओ कितना हो गया, 2√2 e की पावर आई पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर, एलसीएम ले लोगे तो 12 आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो 12 आ जाएगा, और 4 पाई माइनस 3 पाई यानी पाई बाई 12 ये। तो बताओ दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 का प्रोडक्ट में √2 क्या किस जगह है, इसके मॉड की जगह, तो मॉड ऑफ Z1 Z2 कितना हो जाएगा 2√2, जो e के ठीक बगल होता है बेटा वही उसका मॉड होता है, और जो ऊपर लिखा है वो क्या हो गया, आर्गुमेंट हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 12। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से दोनों काम आपको दोनों चीज़ें हो गई, और ये तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए आप पोलर फॉर्म या यूलर्स फॉर्म का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके अगले वाले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होता है उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी प्रकार से डिवीजन भी होता है। डिवीजन के लिए हम लोग जो है यहाँ पर अभी पहले जो लिख रहे हैं Z1 अपॉन Z2, इसमें जो है आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं हमेशा कैसा एक्सप्रेस करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। हालांकि अभी कॉन्जुगेट के बारे में हम आपको थोड़ी बात बता दें फिलहाल के लिए, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = x प्लस आई वाई है तो उसका कंजुगेट यानी संयुग्मी x माइनस आई वाई होता है। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट निगेटिव कर दिया जाए तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उसका कंजुगेट। यानी यह बात समझ के चलिए कि रियल पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z बार यानी संयुग्मी और उस वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर के वास्तविक भागों में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की बात करें तो ये माइनस टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार के बराबर होगा। क्लियर? इस हिसाब से z और z बार में ये फर्क होता है। इस चीज़ का इस्तेमाल इस तरह से होता है बच्चों कि अगर आप एक सेकेंड को यहाँ ध्यान दें कि अगर z और z बार का हम गुणा कर दें तो ये देखने को मिलेगा कि ये x² प्लस y² के बराबर आ जाएगा। प्रोडक्ट करना तो आप जानते हैं, आप मान लीजिए इसे Z1 कह सकते हैं, इसे Z2 कह सकते हैं, जरा आप गुणा करके देख लीजिए यही आएगा। और ये वाकई में क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z को अगर करिए तो √x² प्लस y² आएगा ना, उसी का स्क्वायर है। अब चाहे तुम मॉड z का स्क्वायर बोल लो, चाहे मॉड z बार का स्क्वायर कह लो, बिल्कुल वही बात है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये रिजल्ट भी है कि z और z बार का गुणनफल हमेशा मॉड z का स्क्वायर ही होगा, या मॉड z आपको चाहिए तो z बार का रूट भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो काम क्या है इसका, अब इसका यूज क्या है, मैं आपको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रेशियो लेने जाते हैं बच्चों, Z1 और Z2 का, तो यहाँ दिक्कत ये आती है कि अब हम इसको डिवीजन करेंगे तो ये किस तरह से x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में कैसे आएगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इस तरह से सेपरेट करके वास्तविक भाग अलग और काल्पनिक भाग अलग जैसा दिखाई देने लगे, तो यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक डिनोमिनेटर में x2 प्लस आई वाई 2 जैसी ये राशि जो है पड़ी रहेगी। इसके लिए इसे हम पूर्ण रूप से एक वास्तविक संख्या में बदल देना चाहेंगे। अगर ऐसा वास्तविक संख्या में नहीं बदलोगे तो यहाँ एडिशन का साइन है, ये सेपरेट नहीं होगा। यही वजह है
कि हम Z2 को रेशनलाइज कर लेते हैं। देखिए लिखा है ना कि मल्टीप्लाइंग बाय कंजुगेट ऑफ Z2, यानी Z2 के संयुग्मी से, यानी Z2 बार से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो कि Z2 बार x2 माइनस i/2 है, ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों Z1 अपान Z2 जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये x1 होना चाहिए था। तो Z1 अपान Z2 जो लिखा है x1 प्लस i/1, ठीक है बच्चों, अपॉन x2 प्लस i/2, ये जो लिखा हुआ है इसी में इसके कंजुगेट यानी x2 माइनस i/2 से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया जाए। इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ये समझो लिखा है Z2 और ये लिखा है Z2 बार। अब आप बताइए डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इसका गुणा तो हो ही जाएगा, तो Z2 बार क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। इससे ये फ़ायदा मिलता है। और मॉड ऑफ Z2 क्या होगा, ये अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा। और ऊपर वाले का हम लोग वैसे ही गुणा कर लेंगे जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा करते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इस तरह से, ऐसा हो जाएगा ना। तो इससे क्या होगा, अब इसको हम ऊपर वाले को तो सेपरेट करके लिख ही सकते हैं। अगर देखें तो ये है x1 x2 और उसके बाद तुम्हारा i/1 i/2 का गुणा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आई स्क्वायर y1 y2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो माइनस आई स्क्वायर की +1 होगी। तो आप देखिएगा ये x1 x2 प्लस y1 y2 एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद x2 y1 और माइनस टाइम्स ऑफ i/1 y2, ये चीज जो तुम्हारा आएगा प्लस i टाइम्स ऑफ x2 y1 और ये वाला आ जाएगा x1 y2 के साथ में माइनस x1 y2। ये ऐसा कर लेंगे, देखो इसमें x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इसके साथ सेपरेट कर लेते हैं और i वाले के साथ इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, मैं आपको बताऊं, जो आप ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये वास्तविक भाग जैसे ये i से मुक्त है और ये ऐसा है, ऐसे नहीं दिख रहा जैसे x प्लस आई y, जहाँ y इसके बराबर है x इसके बराबर। अब ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू ही देगा। अब आप यहाँ x1 x2 y1 y2 की जो भी वैल्यू चूज कर लीजिए, जब आप इसे जोड़कर डिवाइड कर देंगे तो एक नंबर ही मिलेगा ना। तो ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है और ये i के साथ में। तो देखिए Z1 अपान Z2 भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। आप अगले पेज में इसी को देखिए तो इस तरह से लिख करके दिखाया गया है ना, कि आपने क्या काम किया, कैसे मिला। यहाँ पर ये विद इन ब्रैकेट ये रहेगा। तो ये चीज़ जो हमने लिखा है वो x प्लस आई वाई जैसा ही है और इसको हमने वहाँ बस सिंपली ये लिख दिया कि ये रियल पार्ट ऑफ Z1 है, ये रियल पार्ट ऑफ Z2 है यहाँ से, और इसी तरह से इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया कि ये एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, डिवीजन के काम में भी इसी तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर Z1 और Z2 का डिवीजन किया जाए तो Z1 को हम लोगों ने भी लिखा है मॉड Z1 e टू द पावर i थीटा 1, Z2 को लिखे हैं मॉड Z2, यहाँ पर होगा e टू द पावर i थीटा 2। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 हो जाएगा और ये जो एक्सप्रेशन है ये है e की पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 2। दरअसल e की पावर i थीटा 1 यहाँ पर और एक्सप्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट एक स्टेज में इसको हम i कॉमन लेकर थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रेशियो का मॉड है वो होगा मॉड Z1 अपॉन Z2 और जबकि उसका आर्गुमेंट क्या होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। अगर मैं ये कहूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं, इनको हम लिख सकते हैं Z1 मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 e की पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से अगर हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है, अगर हम इसको कहें तो ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा है, इसको हम z इज इक्वल्स टू मॉड z e की पावर i थीटा जैसा ही समझेंगे। अगर इस हिसाब से देखें तो इस z का मॉड तो यही है ना, ये अगर z जैसा है तो Z1 अपॉन Z2 है ना z की जगह, तो इसका मॉड किसके बराबर है मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 के बराबर। जो e के ठीक बगल में गुणा होता है वह उसका मॉड होता है। और अगर मैं बात करूं इसके आर्गुमेंट की तो आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 का क्या होगा, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 का क्या होगा, ये क्वांटिटी जो i के साथ गुणे में है
दिस मीन्स दैट ये होगा θ1 माइनस θ2, और θ1 माइनस θ2, θ1 किसका आर्गुमेंट है, Z1 का, और θ2 किसका आर्गुमेंट है, Z2 का। अगर पिछले क्वेश्चन की बात आप करें जो आपने पढ़ा था, Z1 क्या लिया था आपने, 1 प्लस रूट 3i लिया था, और Z2 क्या लिया था आपने, 1 माइनस आई लिया था। आपसे कोई पूछे व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो ओरली आप कर सकते हैं। बताइए ये जो है क्या होगा, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, यही होगा ना। ये याद करने का तरीका ये है कि इसको लॉग जैसे समझिए। लॉग में क्या प्रॉपर्टी थी, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, याद है। उस प्रॉपर्टी से इसको ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है। तो बताइए इसका आर्गुमेंट कितना था Z1 का, Z1 का आर्गुमेंट आपने पढ़ा है ना, 10 इनवर्स रूट 3 पाई बाई 3 पढ़ा था ना आपने, अभी देखिए किया है ना, 10 इनवर्स रूट 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यानी पाई बाई 3 माइनस इसका कितना आया था, माइनस पाई बाई 4, तो माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4, एलसीएम लोगे 12, 3 4 जो 12, 4 पाई प्लस 3 पाई यानी 7 पाई बाई 12, ये हुआ इसका। अगर तुमसे एग्जाम में अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के Z1 और Z2 के रेशियो का आर्गुमेंट क्या है, अगर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से रहता, जैसे मान लीजिए ये पूछता आपसे कि बताइए Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i और Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई, इन दोनों में आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या है, ठीक है। ऑप्शन होता पाई बाई 12, दूसरा होता 5 पाई बाई 12, तीसरा होता 7 पाई बाई 12, और चौथा होता ये मान लीजिए नन, ऐसे ये समझ लीजिए। तो आपका क्या ऑप्शन होता, अभी कितना निकाला आपने बताइए, 7 पाई बाई 12 निकाला ना, तो आंसर 7 पाई बाई 12 आता। और ओरली कैसे करते हैं, ट्रिक क्या होता है इसका कि देख करके ही बता सकते हैं। इसका हो जाएगा थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा मतलब 10 इनवर्स रूट 3 यानी कितना हो गया, पाई बाई 3, और जब आर्गुमेंट आप Z1 अपॉन Z2 कर रहे हैं तो पहले में से दूसरा घटाना है, माइनस इसका आर्गुमेंट Z2 का क्या आएगा, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है, तो माइनस थीटा का मतलब हो गया माइनस ऑफ 10 इनवर्स माइनस 1 अपॉन 1, तो यानी 1, 10 इनवर्स 1, तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4, तो जब माइनस पाई बाई 4 कर लोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4, 12 हो गया एलसीएम इसका। अब ये आ जाएगा 4 पाई प्लस 3 पाई, 7 पाई बाई 12 आ गया। ठीक है बच्चों की नहीं आ गया, देखो इतना ही काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या है तरीका कि पहले तो आपको सारी बातों को अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ट्रिक तब बताई जाती है जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, वरना आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप जो है ट्रिक यूज नहीं कर पाओगे। जो लोग केवल ट्रिक पढ़े रहते हैं उन्हें वैसे ही मतलब पका पकाया जो है मिलना चाहिए कि वैसा ही मिले जैसा वो जानते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप यूज नहीं कर पाओगे। ये यूपीएससी का एग्जाम होता है एनडीए में, ठीक है। तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें आपके खुद की बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल होता है। तो आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब जैसे Z1 अपॉन Z2 का अगर कोई पूछ ले कि आप मॉड बताइए चलिए इसका Z1 बाई Z2, तो ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, आप लोग इंटरमीडिएट पढ़ चुके हैं, आप लोग बताइए क्या काम करते हैं, आप लोग करते क्या हैं कि Z1 अपॉन Z2 का जब हमसे पूछा जाएगा मॉड बताइए तो आप क्या काम करते हैं, इसको रेशनलाइज करने लगते हैं। यही मूर्खता आप करते हैं। ये काम आप अपने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड में करिए, वहाँ ये ज़रूरी है। मैं कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ लिखित परीक्षा है, आपको रिटर्न में लिखना है। लेकिन अगर आप यहाँ करेंगे, एयरफोर्स एनडीए के एग्ज़ाम में करेंगे, चाहे आप आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में करेंगे, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोसीजर, है ना, कि हाउ डिड यू गेट दिस। तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट इन एफिशिएंट वे। तो आपको जब Z1 अपॉन Z2 कह दिया तो इसका एक प्रॉपर्टी पढ़ा है ना कि मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 ही इसका मॉड होता है, तो क्यों आप रेशनलाइज करेंगे, आप इसे यहीं पे करिए। इसका मॉड कितना हो जाएगा, सीधे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, वैसे इसको आप तो जान ही रहे हैं 2 है, और इसका कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, विच इज हाउ मच 3 + 1 4 का रूट कितना हो गया 2, और इसका हो गया रूट 2, है ना।
ऊपर क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 अपॉन √2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, √2। क्लियर? तो इस हिसाब से इसका आ जाएगा √2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। तो आज हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे इन विषयों पे चर्चा किया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये कैसे होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगर अगले टर्न पर इस पर काम करेंगे तो इसके रिलेटेड जो मॉडुलस की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एडिशन में प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस की, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा जो आपको बेसिकली पढ़ाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बच्चों, है ना, जिसे आपको जानना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। तो एडिशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, एडिशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है, जैसे Z1 प्लस माइनस Z2 की जो मॉडुलस वैल्यू है, इसका एक रेंज है, ये हमेशा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से लेस ही होता है या इक्वल होता है। और इसके साथ ये होता है कि Z1 प्लस माइनस Z2, अब ये मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि ये आगे आपको पढ़ना है। तो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के मॉडुलस से हमेशा ज़्यादा होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने को पूछ लिया जाता है ना। Z1 प्लस Z2, है ना, इसके मॉड का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। ये है मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, माइनस लगा दोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इसका भी बहुत यूज़ होता है, पूछते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम की या डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू और दो कॉम्प्लेक्स के सम या डिफरेंस की मिनिमम वैल्यू, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे पढ़ाते हैं, जो आपको ये उसमें ये डिस्कस करने को आएगा, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा जो है आयोटा एक बेसिक है, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग उसको काम कर लेते हैं। आई और आई से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसी प्रॉपर्टीज हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी है ना। और इसके साथ साथ लोकस प्रॉब्लम्स भी हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक काफ़ी डिटेल्ड चैप्टर है। अभी हमने आपको इसके पूर्व तक की जो बातें थी, जो बेस था कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने का, उस पर हमने चर्चा की। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।